Assalamualaikum 10th class, how are you? We are going to discuss our topic of unit number 11, transfer of thermal energy. Our topic is application of convection current. What is convection current? We have already discussed the convection current in the previous lecture. Convection current is a process in which the heat is transferred from hotter object to cooler objects, and convection occurs in liquids and gases. Sea breeze blow during the day and the land breeze occur at night. सी ब्रीज जो है वो दिन के वक्त होता है और जो लैंड ब्रीज का फिनोमिना वो हम रात के टाइम डिस्कस करते हैं. इसकी क्या रीज़न है कि हम इस डायग्राम से डिस्कस करेंगे. ड्यूरिंग द डे हमारे पास सनलाइट मौजूद है. अब सनलाइट की वजह से हमारी जो लैंड है वो हीटअप हो जाएगी. लैंड के हीटअप होने की वजह से हॉटर एयर हमें पता है लेस डेंस हो जाती है. हॉटर एयर जो है वो लाइटर हो जाती है. लाइटर एयर जो है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है. जब वो लाइटर एयर डेंस हो गई है तो वो अपवर्ड मूव करेगी. एट दैट टाइम जो सी है वहाँ से कूलर एयर आ रही है. जब सी की कूलर एयर क्या करेगी, वो इस हॉटर एयर को रिप्लेस कर देगी. जब ये रिप्लेस करेगी तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं सी ब्रीज. सेम लैंड ब्रीज में भी इसी तरह होगा. इसके ऑपोजिट प्रोसेस है ये भी. नाइट टाइम पे क्या होगा, हमारी जो लैंड है वो जल्दी कूल डाउन हो जाएगी एज कम्पेयर टू सी. जब ये लैंड हमारी कूल डाउन हो जाएगी तो एट दैट टाइम सी का जो वार्मर वाटर है उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी. वो लाइटर होने की वजह से वो एयर ऊपर की तरफ अपवर्ड मूव करेगी. जब वो एयर अपवर्ड मूव करेगी तो एट दैट टाइम क्या होगा, ये जो कूलर एयर है जो लैंड की रात के वक्त है वो रिप्लेस कर देगी वार्मर एयर ऑफ द सी. जब ये इसको रिप्लेस करेगी तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं लैंड ब्रीज. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लाइडिंग. ग्लाइडिंग में हम ग्लाइडर को डिस्कस करेंगे. ग्लाइडर हमारे पास एक ऐसा स्मॉल एरोप्लेन है जो विदाउट इंजन काम करता है. अब इसका इंजन तो नहीं है तो ये किस बेस पे, किस प्रिंसिपल पे ये वर्किंग कर रहा है? ये वर्किंग कर रहा है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वेक्शन. अब ये ग्लाइडर क्या है? ग्लाइडर एक ऐसा प्लेन है विच इज वर्किंग विदाउट इंजन एंड इट रिलाइज ऑन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वार्म एयर करंट. अब वार्म एयर करंट है, हमें पता है कि हमारी हवा गर्म होने की वजह से लाइटर हो जाती है और लेस डेंस हो जाती है. जब वो लेस डेंस हो जाती है तो उसकी डायरेक्शन अपवर्ड हो जाती है. इसी तरह अब इस ग्लाइडर जो है हमने प्लेन की एग्जांपल लिया. नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास बर्ड्स की आ जाती है. जिस तरह बर्ड्स हमारे पास है, ईगल है, हॉक है, वल्चर की एग्जांपल आपकी बुक में गिवन है. अब ये जो सारे बर्ड्स हैं ये भी कन्वेक्शन के प्रिंसिपल पे ही फ्लाई कर रहे हैं. ये क्या करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करते हैं टू फ्लैप देयर विंग्स. अब ये अगर हमारे पास कन्वेक्शन करंट ना हो तो बर्ड्स फ्लाई नहीं कर सकेंगे, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कन्वेक्शन. नेक्स्ट है हमारे पास कन्वेक्शन इन सी वाटर एंड मैरीन लाइफ. अब हमने देखना है कि सी वाटर के अंदर जो हमें पता है जब समंदरी हयात होती है उसके अंदर सारी, अब वो वहाँ पे जाहिर है समंदर में पानी है तो हमने बात की थी कि कन्वेक्शन का प्रोसेस वहाँ होता है जहाँ लिक्विड और गैस का जिक्र आता है. तो यहाँ पे हमारे पास सी वाटर में हम क्या देखेंगे कि जब सनलाइट आ रही है, सनलाइट ओशन के वाटर को हॉट कर रही है, हीटअप कर रही है. जब समंदर का पानी गर्म हो रहा है तो गर्म होने की वजह से वो लाइटर हो जाएगा, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी. जब वो लेस डेंस हो जाएगा तो जो लेस डेंस वाटर है वो टॉप की तरफ आने लग जाएगा. अब नीचे वाला पानी क्योंकि उस टाइम पे ठंडा है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है. वो पानी जो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो बॉटम की तरफ रहेगा और जो लाइट होकर ऊपर आता जा रहा है, हीटअप होकर ऊपर आता जा रहा है, उसकी डेंसिटी कम होती जा रही है. वो लेस डेंस होने की वजह से टॉप पे आ जाएगा. अब इससे हमें हेल्प क्या मिलेगी? इससे हमें ये हेल्प मिल रही है द करंट इन द वाटर मूव अप एंड डाउन. समंदर के अंदर जो पानी है वो अप एंड डाउन जब मूव कर रहा है, इट हेल्प टू मिक्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम ओशन फ्लोर टू सरफेस. अब जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे समंदर में नीचे फ्लोर पे हैं. तो जब ये वाटर जो है अप एंड डाउन मूव करेगा तो वो न्यूट्रिएंट्स ऊपर वाटर की सरफेस तक आने में हेल्प आउट करेंगे क्योंकि वाटर मूव कर रहा है. जब पानी कंटिन्यूसली वाटर मूव कर रहा है उसकी अप एंड डाउनवर्ड मूवमेंट की वजह से जो न्यूट्रिएंट है और जो ऑक्सीजन है वो हर पूरे पानी में थ्रू आउट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. जिसकी वजह से क्या होगा, जो समंदरी हमारे पास हयात हैं उनको सर्वाइवल करने में आसानी होगी. नेक्स्ट है हमारे पास अगर कन्वेक्शन का प्रोसेस हमारे पास ना हो तो क्या होगा? अगर कन्वेक्शन का प्रोसेस ना होगा तो इट इज़ डिफिकल्ट फॉर मैरीन इकोसिस्टम टू सर्वाइव. तो जो हमारी समुद्री हयात है सारी वो सर्वाइवल नहीं कर पाएंगी. नेक्स्ट है हमारे पास हीटिंग एंड कूलिंग रूम बाय कन्वेक्शन एंड द मैकेनिज्म ऑफ हाउस होल्ड हॉट वाटर सिस्टम. फर्स्ट हम इसको डिस्कस करते हैं कि घरों में हम अपने कहाँ पे कन्वेक्शन का प्रोसेस यूज़ करते हैं.
आपने देखा होगा हम हीटर और एयर कंडीशनर यूज़ करते हैं। अब एयर कंडीशनर को अगर हम हीटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करें तो वो ये दोनों चीज़ें क्या करेंगी, ये एयर को हीटअप करेंगी। जब एयर हीटअप होगी तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी कम होने की वजह से वो लाइटर हो जाएंगी और वो अपवर्ड मूव करेंगी। जब वो अपवर्ड मूव करेंगी तो वो हमारे पूरे रूम को वार्म कर देंगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ हाउस होल्ड हॉट वाटर सिस्टम, जिसको हम अपनी आम लैंग्वेज में गीजर कहते हैं। गीजर किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, कन्वेक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है। अब इसमें क्या होता है, गीजर की अगर हम वर्किंग को देखें तो एक हमारे पास कोल्ड वाटर इनलेट होता है जहाँ से ठंडा पानी अंदर जा रहा है, और एक हॉट वाटर आउटलेट है जहाँ से हमें गर्म पानी बाहर की तरफ मिल रहा है। एक इसमें बर्नर लगा होता है, ये इस बर्नर का क्या काम है, ये हम जो कोल्ड वाटर डाल रहे हैं उसको वो गर्म करेगा। जब वो पानी गर्म हो जाएगा तो वो लेस डेंस होने की वजह से ऊपर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि वो लाइटर हो गया। हॉट वाटर हमेशा ऊपर रहेगा इसके अंदर और कोल्ड वाटर नीचे रहेगा। कोल्ड वाटर नीचे क्यों है, वही रीजन कि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो वो बॉटम की तरफ रहेगा, और हॉट वाटर की डेंसिटी कम है तो वो टॉप की तरफ आता जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इस जगह पे थर्मोस्टेट लगा होता है। थर्मोस्टेट क्या करता है, थर्मोस्टेट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कंट्रोल द टेम्परेचर। थर्मोस्टेट जब इसका टेम्परेचर को कंट्रोल करते हुए हमें हॉट वाटर आउटलेट से बाहर निकाल देगा, और इस प्रिंसिपल, ये कन्वेक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कन्वेक्शन। Okay 10th class, we have done with our today's topic, and inshallah we will meet in the next lecture with another topic. Thank you. Allah Hafiz.